So, good evening once again, students. So, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज ग्लोबलाइजेशंस एंड बिजनेस एथिक्स। मैंने पहले लिख के रखा है सो दैट कि इजी हो जाए, टाइमली ये कंप्लीट हो जाए। सो ग्लोबलाइजेशंस एंड बिजनेस एथिक्स। सो सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और इसका क्या रिलेशनशिप है बिजनेस एथिक्स के साथ। ठीक है, राइट। अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जब ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल लेवल पे काम करती है, राइट। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पे मतलब ग्लोबलाइजेशन को अगर हिंदी में आपने ये टर्म सुन रखी होगी, वैश्वीकरण कहा जाता है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ग्लोबल मतलब दूसरी कंट्रीज में अपना काम करती है तो क्या होता है कि वो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जो बिजनेस एथिक्स की प्रैक्टिसेस है, ग्लोबलाइजेशन के साथ है ना, कोलैबोरेशन के साथ कोई भी अपना बिजनेस करती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करने होते होंगे, है ना। सो ये ग्लोबलाइजेशंस में बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है ताकि फेयर और प्रॉपर वे से काम हो सके। नाउ कम्स टू द ये जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं ये हमें कैसे फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लोबलाइजेशन कि ग्लोबलाइजेशन होती क्या है। ठीक है। सो ये क्या है, बेसिकली वर्ल्ड इन्वायरमेंट है ना, जो कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कंट्री का जो पर्सन है या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाके अपना क्या कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। इसमें क्या है, गुड्स की मूवमेंट कर सकती हैं या वहाँ दूसरी कंट्रीज में जाके मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है ना। देन वी हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है, पीपल एक्सचेंज कर सकती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती है। अगर मैं बात करूँ ये टर्म ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन की जो टर्म है वो 1980s के मिड में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, स्पेशली 1990s में ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने की जाने लगी। नाउ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। फर्स्ट इज कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, कि वहाँ का जो कैपिटल है ना, वो हम दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देन माइग्रेशन एंड मूवमेंट, इन एक कंट्री के लोग जो हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाके मूवमेंट कर सकते हैं, पर्सन जो है माइग्रेट कर सकते हैं, है ना, वहाँ जाके रह सकते हैं। नाउ डिसएमिनेशन ऑफ नॉलेज, इससे क्या हुआ कि नॉलेज जो थी, जो एक्सपर्ट्स की नॉलेज थी वो भी डिस्ट्रीब्यूट होने लग पड़ी। नाउ ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन्स, ट्रेड होने लग पड़ी और ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ी। मतलब एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री इसमें जाके दूसरी कंट्रीज में जाके किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करके या उस कंट्री में जाके कोई भी काम कर सकते हैं, है ना, जो कि बिजनेस जो एथिक्स के अकॉर्डिंग हो। नाउ and there are few challenges, environmental challenges also in the globalizations, है ना, जैसे एयर पोल्यूशन बढ़ा है ना। कुछ कंट्रीज की जो जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ आके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन कंट्रीज हैं वो इंडिया में आके अपना प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं, तो वो क्या है, एयर पोल्यूशन बढ़ा है, साउंड पोल्यूशन की प्रॉब्लम आई है, बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अगर फैक्ट्रीज लग रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रहे हैं, तो इसके कारण क्या है, बहुत से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी बढ़े हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स इनटू द माइंड, है ना, कि ठीक है बड़े हैं, ग्लोबलाइजेशन अगर हमने गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी है, ग्लोबलाइजेशन अलाउ कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फॉर एक्सपेक्ट तो ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो ये इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं ये भी चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये तो होने ही है, बट इसके साथ क्या ऐसी एथिकल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसी के साथ हमारे एथिकल इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं। तो नाउ we'll discuss one by one what are the business ethical issues related with the globalizations, right? So globalization I hope समझ में आ गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है। कि हम क्या करते हैं यहाँ पे,
वर्ल्ड का जो इन्वायरमेंट है उसको उसमें क्या करते हैं ना ना फ्री हैं हम मूवमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम जो हैं वो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज में। नाउ एथिकल इश्यूज इन ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं ग्लोबलाइजेशन, एथिकल इश्यूज इन ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या ऐसे एथिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक ईयर के क्वेश्चन, एक ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है 12 मार्क्स का। सो क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट को लेकर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सो बेसिकली क्या है होता है कि सबसे बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का इशू है क्या है कि जब भी ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे है ना, सो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज क्या हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में हमारे पास यूएस वगैरह आते हैं है ना, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह की कंट्रीज आती हैं। एंड सेकेंड वर्ल्ड में हमारे पास चाइना है ना, सोवियत रूस, इस तरह की कंट्रीज आती हैं। और थर्ड थर्ड जो वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसमें डेवलपिंग कंट्री लाइक सम एशियन कंट्रीज आती हैं। नाउ जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो जो इशू क्रिएट होता है वो एम्प्लॉयमेंट में होता है। सो इससे इससे क्या होता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, फर्स्ट वर्ल्ड सॉरी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनमें से क्या होता है कि वहाँ के लोगों की जॉब सबसे ज़्यादा जाती हैं। इसका रीज़न क्या कारण है, जो इंजीनियर्स हैं या जो स्किल्ड मैन पावर है, हाईली पेड मैन पावर है ना, लाइक लॉयर्स हैं या डॉक्टर्स हैं जो हाईली पेड हैं है ना, वो तो अपनी जॉब, क्योंकि उनके पास एक एक्सपर्टीज है अपनी फील्ड की, तो उनको तो इजीली जॉब्स मिल जाती हैं। बट जो लेबर क्लास हैं या वर्कर क्लास हैं है ना, उनकी जॉब्स के ऊपर धावा बोल दिया जाता है। सो इससे क्या है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये लोग जो है हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो तो ट्रांसफर होते हैं, बट इसकी वजह से वहाँ के जो लेबर क्लास और वर्कर क्लास है उसको क्या है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। नाउ वेजेस, सेकंड जो इशू है वो है वेजेस के ऊपर, वेजेस है ना, दिहाड़ी जिसको आप बोल देंगे है ना, दिहाड़ी है ना। अब वेजेस का क्या है, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन होगी तो उससे क्या है, हमें दूसरी कंट्रीज में जैसे हम मूव करते हैं तो समटाइम हमें जो है एट चीपर रेट जो है वहाँ लेबर क्लास जो है वो चीप रेट में इजीली मिल जाती है, ठीक है, चीप रेट में मिल जाती है। तो जैसे जो ये अगर हम बात करें, जैसे यहाँ के लोग जो हैं वो दुबई चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है ना ना, उनके अकॉर्डिंग वो चीप रेट है। इंडिया के अकॉर्डिंग भले ही वो हाई रेट हों, बट वहाँ के अकॉर्डिंग वो चीप रेट है, तो यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं लोग है ना। सो दैट इज द अनदर इशू दैट दैट कम्स इन द ग्लोबलाइजेशन। सो ये एथिकल इशू क्रिएट हो जाता है ना। सो इसकी वजह से क्या है, वेजेस के ऊपर भी मार पड़ती है ना। तो जो कंपनीज हैं वो इजीली इन्वेस्ट कर देती है जहाँ पे बेसिस जो है चीपर रेट पे मिल जाते हैं। जैसे लोग अदर कंट्रीज के लोग जो हैं जो वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडिया में चीपर रेट पे लेबर क्लास मिल जाती है ना। सेकेंड इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे नाम है ना, पता चल रहा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की ना, पहले भी हमने ये स्टडी किया था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की मैन और वीमेंस को या सोशल क्लासेस जो हैं हमारी, या जो भी डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस में। सो कुछ कंट्रीज़ में क्या है, जैसे जो वुमेंस हैं, है ना, वुमेंस हैं ना, उनको अच्छा नहीं माना जाता है कि वो जॉब मतलब बॉस प्रोफाइल जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रोफाइल पे काम करें, राइट, नहीं माना जाता। सो और कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं
जहाँ पे उनको बड़ा अच्छा माना जाता है। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक कारण है जहाँ पे हमें एथिकल इश्यूज ये बन गया हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। न कि वहाँ पे क्या है, हमें जो है डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी मैन पावर में। हमें जो है एक्चुअल मैन पावर जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी समटाइम वो भी नहीं हो सकती, बिकॉज वहाँ पे क्या है, हमेशा डिस्क्रिमिनेशन रहेगी इन मेंस और वुमेन्स के बीच में। तो वहाँ डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, जिस वजह से ये भी एक एथिकल इशू है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट नाउ ग्लोबलाइजेशन की वजह से अभी क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो दूसरे एरियाज में आएंगे। अब जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग जाते हैं या किसी तरह से, नो डाउट ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदे ये हैं कि कहीं ना कहीं हम क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज़ एक्सचेंज होती हैं, एक्सपर्टीज़ एक्सचेंज होती हैं, है ना, ये तो हैं। बट इन्वायरमेंट को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है ना। जो जो फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, है ना, वो क्या है, अपनी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर चुकी हैं, है ना, और कहीं ना कहीं कर रही हैं। बट क्या होता है, व्हाट हैपेंड बट हैपन कि कहीं ना कहीं वो दूसरे अब क्या चाह रहे हैं कि दूसरों के रिसोर्सेज को भी वो फुली यूटिलाइज करें, उनको उस पे जो है अपना अधिकार जमाएं, है ना। लाइक चाइना है, तो चाइना जो है अपना जो है जितने भी रिसोर्सेज है उस सभी को यूटिलाइज कर लिया है उसने, कुछ एक को छोड़ के जो अभी यूटिलाइज हो रहे हैं। बट वो क्या कर रहे हैं कि दूसरों की रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ये चीज़ पॉसिबल है, बिकॉज हम सभी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरडिपेंडेंटली दूसरे पर डिपेंडेंट कर रहे हैं और दूसरे एरियाज में घुसने की इजाज़त दे रहे हैं। सो इन्वायरमेंट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। नाउ द नेक्स्ट इज अनफेयर अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स। अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स की बात करें, सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जब हम जो हैं दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं तो कुछ एक ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे वर्कर्स को इक्वल वर्क, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि एथिकल जब कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं तो हमें क्या है, कहीं ना कहीं फेयर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। हर लोग को सोचना समझना चाहिए कि किस तरह के वर्कर्स हमारे पास हैं, किस तरह की एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं, है ना। सो वर्कर्स के साथ अनफेयर, कुछ एक ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे अगर किसी पर्सन को मतलब ऐसी जगह पे काम करना पड़ता है जहाँ पे हीटिंग बहुत होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसा है यहाँ पे हीटिंग बहुत हो रही है, तो विदाउट ब्रेक जो है उसको कंटिन्यूसली उससे काम करवाया जा रहा है ना। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये भी पॉसिबल है कि अनफेयर ट्रीटमेंट हो, वर्कर्स की इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो, उनको मतलब समान काम ना दिया जाए या उसको ब्रेक इस तरह की कंडीशंस प्रोवाइड किए जाए जो कि उसको आगे आगे चल के जो है आगे चल के उस ऑर्गेनाइजेशन को उसका नुकसान झेलना पड़े उस वर्कर की वजह से ना। या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे वर्कर से बहुत ही कम काम करवाया जा रहा है ना, जो भी काम कर रहे हैं या आउटसोर्स कर दिया जा रहा है काम, है ना, आउटसोर्स कर दिया जाए, तो इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, एथिकल इश्यूज आ रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज इशू ऑफ चाइल्ड लेबर। इशू ऑफ चाइल्ड लेबर इज द मोस्ट कॉमन। अभी भी इंडिया में जैसे लॉज बन गए हैं, है ना। सो कुछ एक कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है कि जो है बेसिस जो है बहुत कम दिए जा रहे हैं वर्कर्स को, है ना। सिंस चीप वर्कर्स अवेलेबल हैं तो बेजिस बहुत कम दिए जा रहे हैं, तो बेजिस कम दिए जा रहे हैं तो वो कंट्रीज क्या कर रही हैं, रादर देन कि उसमें बड़े इन्वॉल्व हों, वो चाइल्ड को लेबर क्लास में यूज़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक हैपनिंग हो चुकी है 1996 में पाकिस्तान में। नाइकी जो कंपनी है उसने पाकिस्तान के लोगों ने अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर पे लगा दिया, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ गया था, है ना। तो इस तरह का इशू भी मे बी द पॉसिबिलिटी कि इस तरह का इशू अराइज हो, है ना। सो ये बिजनेस एथिकल इशू बन गया बिकॉज चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है
and as per the norms. Seventh is that is health. हेल्थ, राइट। अब हेल्थ पे क्या इशू है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम और इश्यूज भी अराइज हो रहे हैं। रिसेंटली आपने ऑब्जर्व किया होगा कोविड-19। सो कोविड-19 इंडिया में कैसे फैला, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ही इसका एक कहीं ना कहीं रीजन है जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया, है ना। सो वो क्या है, वहाँ के जो पर्सन है वो दूसरी कंट्री में विजिट किए तो कोविड-19 जो है वो फैलता चला गया, क्योंकि वो कंटेजियस था, है ना, एपिडेमिक फैल गया उसका। तो हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं, यही नहीं है ना, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो वन कंट्री से दूसरी कंट्रीज में फैल रही हैं, जिससे उसका हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो डगमगा रहा है। तो इस तरह के ग्लोबलाइजेशन, तो ये क्या हुआ, एक एथिकल इशू है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। The next point is, the eighth point is financial collapse. Financial collapse. अभी ग्लोबलाइजेशन है तो ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पार्टनरशिप की बात होगी या फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंसी हो जाएगी। मतलब हम दूसरी कंट्रीज या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रही है ना, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, है ना, फाइनेंशियली इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर कंट्री का हिल जाता है ना। यही रीजन है कि जो यूएस का यूएस में डिप्रेशन हुआ था, डिप्रेशन की स्टेज में आया था, ठीक है, वो इस वजह से आया था, इस ग्लोबलाइजेशन के वजह से, कि उस दूसरी कंट्री में जाके उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो अपने पास पैसे नहीं बचे, तो जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन झेलना पड़ा था। सो दीज आर द 8 ethical issues in globalization. The first one is employment, क्योंकि वहाँ के लोग क्या है, आउटसोर्स करना शुरू कर देते हैं, चीप एम्प्लॉयमेंट वेजेस देते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स हैं, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो दैट्स इट, आई होप आपको समझ आ गया होगा ग्लोबलाइजेशन और उसके साथ क्या एथिकल इश्यूज रिलेटेड है। थैंक यू।